Hello everyone, my name is Aishwarya Anand Satarkar and I am from Shikrapur. I have scored a total of 642 in NEET 2021 and 99.96 percentile in MST CT. Now I have been admitted to BJ Medical College, Pune. Actually I belong to a rural area जहाँ पे इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं हैं और लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए. So I thought that I can help those people out there by being a doctor. And the second reason was that कि I love healing. Healing is my passion. कि heal people from their pain और उनको अपनी suffering से बाहर निकालना, and then the satisfaction which you see on their face is so soothing. So I love that feeling. That's why I wanted to be a doctor. विद्या सरिता एकेडमी was just like a second home for us. Like हमें लगता था हम हमारे comfort zone में ही हैं. इनकी जो टैगलाइन है that the personal attention is our culture, they literally follow it. जैसे हर एक बच्चे को स्पेशल केयर दी जाती है. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम 24/7 स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं. काफ़ी केयरिंग स्टाफ है. एक मेन जो एडवांटेज है एकेडमी का वो ये है कि सब इन कैंपस है. लाइक मेस इज़ इन सेम कैंपस, एकेडमी इज़ इन सेम कैंपस एंड हॉस्टल इज़ इन सेम कैंपस. बहुत प्लेसेस पे मेस को एक जगह पे जाना पड़ता है, कॉलेज को एक जगह पे और एकेडमी को दूसरी जगह पे. सो वो जो हसल है वो यहाँ पे काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है और काफ़ी टाइम सेव हो जाता है. व्हेन इट कम्स टू टीचर्स, यहाँ के सारे टीचर्स काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड है और सभी NITians और IITians हैं. उनका नेचर जो है वो बहुत हेल्पिंग है और केयरिंग है. अगर हम किसी बेसिक लेवल से भी डाउट पूछ ले तो वो हैप्पीली आंसर कर देते हैं. हमें भी कुछ हिचक नहीं होती डाउट्स पूछने में. जब क्लास चल रही होती है तो वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, काफ़ी हंसी मजाक का एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं. अगर टीचिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो विद्या सरिता एकेडमी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट है. मतलब जो टीचिंग होती है वो डिजिटल पैनल्स पे होती है. तो टीचर्स रेगुलर लेक्चर्स में एनिमेशंस वीडियोस दिखा के कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो उससे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हो जाती है. और साथ ही साथ एकेडमी एक टैब प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, जिसमें रोज़ के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं. जो सारा स्टडी मटेरियल है वो भी टैब में आ जाता है और रेगुलर DPP भी सॉल्व करने के लिए टैब में अवेलेबल होती है. जो सबसे मेन पॉइंट है कि वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन मोड में होते हैं, तो उससे कभी हिंड्रेंस नहीं आती टेस्ट के शेड्यूल्स में. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो रिज़ल्ट है वो एक मिनट के अंदर अंदर ही आ जाता है. जो मैनुअल नहीं है तो कम टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में भी, तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और हमें एनालाइज करने में भी बहुत आसान हो जाती है. इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमें लॉकडाउन के पीरियड में हुआ, जब जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और सब बच्चे घर जा रहे थे, तो उसी दिन हमारे टैब में लाइव लेक्चर्स के ऐप डलवा दिए गए और फ्रॉम द नेक्स्ट वेरी डे हमें एक भी छुट्टी नहीं मिली और हमारे लाइव क्लासेस चालू हो गए. मतलब जब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, कोचिंग से छुट्टियां मिल रही थी उन्हें, हम अपने टैब के सामने अपने लेक्चर्स देख रहे थे. उस टाइम पे थोड़ा टफ लग रहा था वो, लेकिन उसकी वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ और 642 अचीव कर पाई. सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है टेस्ट अटेम्प्ट करना. लाइक एकेडमी में वीकली टेस्ट होते हैं और पीरियडिकली ग्रैंड टेस्ट भी होते हैं, तो हमें मतलब रीज़न निकाल के टेस्ट नहीं देना इज़ नॉट गुड. हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है. अगर किसी कारण से अगर नहीं कर पाते तो फिर भी बाद में करना है, लेकिन करना है. एंड जस्ट लाइक सॉल्विंग टेस्ट इज़ नॉट इनफ. उसके बाद एनालिसिस भी करनी है ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा वीक पॉइंट है. सो विल वर्क ऑन इट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ. और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट तो मतलब खाने जैसा हो जाता है. लाइक एक दिन में 2-3 बार देना है और रोज़ उसका एनालिसिस भी कंप्लीट करना है. तो इससे जो होता है कि हम एक फैमिलियर हो जाते हैं टेस्ट देने से, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, तो वो मैनेज करना, इसकी आदत हमें रेगुलर टेस्ट से ही हो जाती है. और कभी कभी हो जाता है कि हमें मतलब कम मार्क्स आते हैं टेस्ट में, तो लो फील होता है कि हम इधर ही इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो एक्चुअल टेस्ट में कुछ आएगा भी या नहीं. तो ऐसा हो जाता है, बट वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड. ये मार्क्स कोई पूछने नहीं वाला, ये बस लर्निंग के लिए है. यहाँ से सीखना है हमें कि हमने क्या गलत किया है तो उस पर वर्क ऑन करना है और उसे स्ट्रॉन्ग करना है. बस ये टेस्ट का मोटिव ये नहीं है कि आपको यहाँ कितने मार्क्स आते हैं ये देखना है. इसका मोटिव बस यही है कि वी हैव टू सी दैट कौन से एरिया में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से एरिया में हम थोड़े वीक हैं. और अगर मोटिवेशन कम हो ही जाए तो हमारे टीचर्स है ही, हम उनके पास जा सकते हैं मोटिवेशन के लिए. लाइक फॉर मी राजशेखर सर वॉज ऑल टाइम मोटिवेटिंग. He has helped me a lot through my journey.
लाइक आज मैं जहाँ भी हूँ मोर देन 75% कॉन्ट्रीब्यूशन तो राजशेखर सर का ही है. So I really want to thank him for helping me out through this journey and all the teachers of VSA. Speaking about strong subject, my strong subject was biology because उसमें सब lively था तो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. And weak subject was physics because starting में मुझे लगा कि बस theory पढ़ने से like it will be enough. But by it, I was not able to solve questions in exam and as a result I had a poor score. Then I changed my strategy. मैंने question solving में भी उतना ही importance दिया जितना theory को पहले देती थी, और just solving नहीं, analyzing the mistakes, revising the questions. तो उससे मुझे काफ़ी help हुई physics में और मेरा score average तक आ गया. बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पढ़ना कैसे है, लाइक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. जो स्ट्रैटेजी है वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग होती है, बट नाउ आई विल बी शेयरिंग फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम माय स्ट्रैटेजी दैट हाउ आई डिड इट फॉर द 3 सब्जेक्ट्स. फॉर फिज़िक्स पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी सर क्लास में सिखाते हैं जो नोट्स, उन्हें घर वापस आकर हमें रिवाइज़ करना है. जो क्वेश्चंस सर ने क्लास में लिए थे वो एक बार ट्राई करना है कि खुद से सॉल्व करके देखें, और अगर नहीं होता है तो फिर देखना है कि सर ने कैसे सॉल्व किया था. और हर दिन के लिए एक टारगेट रखना होता है कि लाइक टुडे आई विल बी सॉल्विंग 15 क्वेश्चंस फॉर फिज़िक्स. और जब हम वो सॉल्व करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आना ही चाहिए. बहुत से क्वेश्चन होंगे जो नहीं आएंगे. सो जो नहीं बन पाते हैं उनका पहले सोल्यूशन देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि कैसे सॉल्व किया है, और फिर उन्हें सॉल्व करना है. और जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाए तो एक बार रिवाइज़ करना है कि हमने कौन सी कॉन्सेप्ट लगाई किस क्वेश्चन में. तो इससे हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से बिल्ड होती है और हम रिटेन कर पाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए. सो दिस वॉज फॉर फिज़िक्स. लेकिन ये कंटिन्यू करना है, लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आज किया और फिर कल नहीं किया. When it comes to chemistry में 3 divisions है: physical chemistry, inorganic और organic. Physical is a bit like physical chemistry is bit like physics only. उसमें थोड़ा solving part आ जाता है, तो उसमें भी वैसे ही करना है कि सर जो क्लास में नोट्स देते हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करके उसी वे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जैसा फिजिक्स के लिए करना है. और जब ये सब हो जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री का वो चैप्टर की NCERT पढ़नी है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं NCERT में जो कैलकुलेटिव नहीं होते, जिन्हें याद रखना पड़ता है. और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वो काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड चैप्टर्स है उसमें, जिनमें अंडरस्टैंडिंग कम और लर्निंग ज़्यादा है. तो इनके लिए हमें हमेशा NCERT को ही स्टिक करना पड़ता है. मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल रीडिंग्स, वाइवास, ये सब अटेंड करना होता है. इनका बहुत इंपॉर्टेंस है. और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा होनी चाहिए इनकी भी, जो ये प्रैक्टिस हमें टेस्ट से ही हो जाती है, जो वीकली टेस्ट है. और बायोलॉजी के लिए तो NCERT इज़ लाइक भगवद गीता. तो बस NCERT ही फॉलो करनी है. इतनी मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेगी कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन से पेज पे है. इधर तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है और वो कंटिन्यू रखना चाहिए. NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं. सो फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, NCERT को ही स्टिक करना होता है. और जो बुक्स सॉल्विंग के लिए है वो आई वुड रेफर फॉर बायोलॉजी MTG एंड GRB. फॉर केमिस्ट्री दिशा NCERT एक्सट्रैक्ट. और फॉर फिज़िक्स मैंने सेंगेज यूज़ की थी, CP सिंह. बट द MTG नीट गाइड इज़ ऑल्सो वेल इनफ. इट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स. और रिविजन जो होती है वो तो पहली चीज़ तो ये है, जो आज टीचर्स सिखाते हैं वो आज तुरंत ही आज घर जाने के बाद रिवाइज करना है. उसे पेंडिंग या पोस्टपोन कभी नहीं करना है. लाइक ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे और टेस्ट के अगले दिन सब रिवाइज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो आज सीखा है वो आज ही रिवाइज करना है, और टेस्ट के दिन हमें सब फिर से एक बार रिवाइज करना है. जो अभी इस हफ्ते में जो पढ़ा है एट द एंड ऑफ द वीक वी हैव टू रिवाइज एट व्हाट एवरीथिंग इज टॉट इन द प्रीवियस वीक. और जब एक महीना ख़त्म हो जाएगा तो कुछ चैप्टर्स होंगे, लाइक इस मंथ में हमने 2-3 चैप्टर्स कवर किए. सो गिव 2-3 days and revise all those chapters and do this, continue this for a long. So इससे मेमोरी बढ़ती है और रिटेनिंग की भी पावर आती है. और हमें अगर कुछ लग गया कि हाँ हम भूल गए तो उसी वक्त हमें वो नोट डाउन करना है, हाईलाइट करना है. तो उस टाइम पे बुरा लगता है कि हमें याद क्यों नहीं आ रहा है, हम क्यों भूल गए, लेकिन वो पॉइंट फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन हो जाता है. तो ऐसे ही रिवीजन करनी है सबके लिए. और बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करना. कभी भी पेपर मतलब मिस नहीं करना है.
हर एक वीकली टेस्ट देनी है। अगर किसी कारण की वजह से मतलब नहीं दे पाते टेस्ट तो बाद में देनी है, लेकिन देनी ही है। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मतलब टेस्ट तो खाने जैसी हो जाती है, रोज़ देनी है, और एक नहीं दो दो तीन तीन देनी है। तो टेस्ट सॉल्विंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें बैठने की हैबिट हो जाती है उससे। जो स्ट्रेस हैंडल मतलब टेस्ट देते वक्त बहुत स्ट्रेस आता है, तो वो हैंडल करने की भी आदत हो जाती है। और जो टाइम होता है वो एक्चुअली 3 घंटे होता है, लेकिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम में टाइम होता है वो 3 घंटे से कम होता है। तो जितनी ज़्यादा हम टेस्ट देंगे तो उतना हमें कम टाइम में करने की आदत हो जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब 2.5 घंटे में या 2 घंटे में ही पेपर देने मतलब उसका ट्राई कर सकते हैं। तो इससे जब हम एक्चुअल पेपर में बैठेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास होगा